कहीं जलेबी बन रही होगी, कहीं पकौड़े बन रहे होंगे, ये सब खाने के लिए मिलेंगे, नए नए कपड़े पहनेंगे और बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा। साथ ही साथ हमारे जो इतने सारे कलाकार, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, इस क्षेत्र के बच्चे हैं जो अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको भी देखने का अवसर मिलेगा और अपनी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, वह भी हम लोगों को सीखने को मिलेगी। तो मैं लगातार अभी इस दौरान बड़े बड़े मेलों में भी गया, छोटे स्थानों पर लगने वाले मेलों में भी गया। अभी जो गोचर का मेला 70वें वर्ष लगाया जा रहा है, लगातार 70 साल हो गए, 70 साल से मेला चल रहा है। जौलजीबी का मेला जो भारत, नेपाल, तिब्बत तीनों के व्यापार का प्रतीक है, वो मेला मैत्री का भी प्रतीक है। गोचर और जौलजीबी, एक हमारा चमोली जिले का गोचर और पिथौरा जिले का जौलजीबी, दोनों ही मेले अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मेले हैं। मैं उन मेलों में भी गया और छोटे स्थानों पर लगने वाले मेलों में भी गया, कई सारे सूर्योत्सव के कार्यक्रमों में भी गया, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी गया। लेकिन जितना जोश मैंने यहां पहुंचने पर आप लोगों का देखा, इस क्षेत्र के लोगों का देखा, जितना स्नेह मुझे और उतना जोश अन्य जगह पर देखने को नहीं मिला। सबसे ज्यादा कहीं देखने को मिला तो आप लोगों के बीच में आकर देखने को मिला। ये घाटी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण घाटी है, पूरा पर्यटन का क्षेत्र है और इस बार पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे राज्य के बारे में कहा है। वो जब बाबा केदार में आए थे तो केदार की भूमि में उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि पिछले 75 सालों में जितने सैलानी आए होंगे, जितने पर्यटक आए होंगे, जितने तीर्थयात्री आए होंगे, उन सब से कहीं ज्यादा तीर्थयात्री इन 10 सालों में आएंगे। और भाइयों बहनों, उन्होंने 2021 में उनके मुंह से ये शब्द निकले कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और 2022 में आप सब लोगों ने देखा होगा, ये यात्रा चली है, 4 धाम यात्रा चली है, तीर्थ यात्रियों की संख्या हो, आने वाले पर्यटकों की संख्या हो, उसमें कई गुना की वृद्धि हुई है। इस बार 40% ज्यादा यात्री आए हैं, यानी कि हमारा 50 लाख के लगभग का एक रिकॉर्ड बन गया उत्तराखंड के अंदर आने वाले तीर्थ यात्रियों की। और हम 4 धाम यात्रियों की संख्या का, सैलानियों का जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया, केवल रजिस्टर्ड वालों की बात कर रहा हूं, बिना रजिस्टर्ड के तो और ज्यादा होंगे, लेकिन रजिस्टर्ड रूप से भी 50 लाख के आसपास हमारा आंकड़ा पहुंच गया। भाइयों बहनों, इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए। कोरोना महामारी में जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो -5 में चली गई थी, यानी कि ऋण 5, और धीरे धीरे वो व्यवस्था हमारी अब पटरी पर आने लगी है। और आज की जो वर्तमान स्थिति है, हम 7% पर पहुंच गए हैं, यानी कि 5% हमने वो माइनस वाला कवर किया है और 7% ही आगे बढ़े, यानी कि 12% की बढ़ोतरी हमको प्राप्त हुई है। हमें पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। अभी मैं मसूरी में था, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में, वहां पर 3 दिन का चिंतन शिविर हो रहा है कि कैसे हमारे पर्यटक क्षेत्रों का विकास हो, कैसे हमारे ये जो घाटियां हैं, इन घाटियों में कैसे बागवानी के क्षेत्र में हम विकास करें, कैसे हम जल विद्युत के क्षेत्र में अधिक बिजली पैदा करें, कैसे हम उद्यान के क्षेत्र में, मैं देखता हूं बगल में अभी चुनाव के दौरान हिमाचल में लगातार रहना हुआ, हिमाचल के किसी घाटी में चले जाओ, रोड के ऊपर देखो तो सेब के बगीचे, रोड के नीचे देखो तो सेब के बगीचे। और मैंने पूछा कि एक गांव है वहां चौपाल विधानसभा का, मैंने पूछा भाई इस गांव में
सबसे ज्यादा कमाने वाला कितना रुपया कमा लेता है जो सेब की बागवानी करता है, अन्य बागवानी करता है? तो उन्होंने मुझे बताया कि 3.5 करोड़ रुपया एक ही बागवानी करने वाला एक कृषक कमाता है। हम लोग उनसे सीख सकते हैं, उनसे हम कुछ प्रेरणा ले सकते हैं। और जो आज हमारा ये चिंतन शिविर हो रहा है, उसमें भी हमने कहा है कि हम कैसे अन्य क्षेत्रों से सीखकर, अन्य क्षेत्रों की जो अच्छी पॉलिसी हैं, अन्य राज्यों ने जो अच्छे काम किए हैं, भारत भर के जिन राज्यों ने भी अच्छे काम किए हैं, उन राज्यों से हम उनकी बेस्ट प्रैक्टिस लेकर हम अपने राज्य में भी संचालित कर सकते हैं। मैंने हिमाचल का नाम इसलिए लिया कि हिमाचल और हम दोनों में एक समान भौगोलिक परिस्थिति है, एक समान हमारे यहाँ का जलवायु है, एक समान हमारा मौसम है। तो जब वहां पर इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, तो हमारे राज्य में भी ये सब चीजें हो सकती हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों राज्य हैं। जल विद्युत के क्षेत्र में आज हमारे पास अपार हाइड्रो उत्पादन की क्षमता है। पिछले दिनों कुछ उसमें रुकावटें आई थी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमको जो है हाइड्रो पावर के क्षेत्र में जहां कुछ अनुदान भी दिया जाए, वहीं हमारी जो रोक लगी हुई है उस रोक को भी हटाया जाए, जिससे कि आने वाले समय में हम हाइड्रो के क्षेत्र में आगे बढ़े। पर्यटन के क्षेत्र में हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छी सड़कें बने, अच्छे हमारे हाईवे बने, अच्छी हेली सेवाएं हों, रुकने के लिए अच्छे गेस्ट हाउस बने, हमारे यहाँ पर होटल बने, जिसके कारण से हमारे आने वाले सैलानियों को जहाँ सुविधा हो। क्योंकि आप एक बात तय मान के चलिए, अभी जो एक्सप्रेस वे देहरादून से दिल्ली का बनने जा रहा है, 1-2 सालों में वो हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद दिल्ली से देहरादून की जो दूरी है वो मात्र 2 घंटे में पूरी हो जाएगी, 2 घंटे में। और आप सोचिए कि अगर 2 घंटे में गाजियाबाद से, 2 घंटे में नोएडा से, 2 घंटे में दिल्ली से कोई व्यक्ति देहरादून पहुंचेगा, तो वो देहरादून में ही नहीं रहेगा, वो मसूरी भी आएगा, वो धनौल्टी भी आएगा, और केम्प्टी तो छूट ही नहीं सकता है, केम्प्टी तो वो जरूर आएगा। तो इसलिए यहाँ के जो होटल है, यहाँ के जो हमारे गेस्ट हाउस है, वह भी ठीक प्रकार से उनका भी विकास होना चाहिए। मैं इस क्षेत्र में जो हमारे कोई निवेशक है, उन निवेशकों को भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में हम नई नीति बनाने पर भी विचार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 2-3 महीने के अंदर हम नई नीति लेकर आए, जिससे हम इस क्षेत्र में काम कर सके। भाइयों बहनों, इसके कारण से जहाँ हमारे यहाँ आजीविका बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, लोगों को आय के साधन मिलेंगे, और जो हमारा पलायन है वो रुकेगा। क्योंकि भगवान के दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, इतना सुंदर स्थान। अब आप केम्प्टी में देख लीजिए, मसूरी में देख लीजिए, धनौल्टी में देख लीजिए, आसपास के क्षेत्रों में देख लीजिए। आप दिल्ली चले जाएंगे इस समय ना, दीपावली के बाद अगर कोई आप लोगों में से दिल्ली गया होगा, तो वहां बाहर निकलना भी ऐसा था कि जैसे कि किसी गैस के चैम्बर में घुस गए। मैं खुद गया था 27-28 तारीख को एक मीटिंग में, तो पूरा शाम को अगर आप खांसो और खांस के जब बाहर को थूक निकलेगा तो काला थूक निकलता था, इतना पॉल्यूशन वहां पर हो गया। इसलिए भगवान ने देखिए हमको इतना शुद्ध जलवायु दे रखी है, इतना अच्छा वातावरण दे रखा है, इतनी प्राणवायु हमारे पास है, इतने सारे हमारे वनों से आच्छादित है, पर्वतों से आच्छादित है, नदियां हैं हमारे यहाँ, इतनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अब हमको आगे बढ़ना है। सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार इस दिशा में हमने संकल्प लिया है कि हम 2025 तक हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हमारी गिनती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हमसे अपेक्षा है कि हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड के लोग, हमारी यहाँ की मातृशक्ति, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया, यहाँ के नौजवानों ने बहुत बड़ा संघर्ष किया, यहाँ के आंदोलनकारियों ने बड़ा संघर्ष किया, हम सब मिलकर उत्तराखंड को अब हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई ताकत हमको हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने से नहीं रोक सकती। भाइयों बहनों, हमने संकल्प लिया है। अभी यहाँ पर मुझे बताया गया कि केम्प्टी क्षेत्र, केम्प्टी फॉल,
इसका सुनियोजित रूप से विकास होना चाहिए। आने वाले समय में ऐसा न हो कि जगह जगह पर बहुत सारा निर्माण कार्य हो जाए, बहुत सारा अनियोजित, जिसको विकास कहते हैं, वह हो जाए। उसके कारण से इसकी जो पुरानी जो हमारी एक दिखावट है, जो यहाँ का एक अपना परिवेश है, वो परिवेश भी बना रहना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम नगर पंचायत बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और नगर पंचायत यहाँ की बने, उसके लिए इसका आकलन करवाएंगे, जिससे कि भविष्य में ये क्षेत्र हमारा, जहाँ अपनी पुरानी जो इसकी एक बनावट है, पुरानी जो यहाँ की एक पहचान है, वह भी बनी रहे और नए स्वरूप में भी इसका डेवलपमेंट भी होता रहे। इसलिए इसको दिखाएंगे, मैं इसकी घोषणा करता हूँ। साथ ही इको सेंसिटिव जोन, जिसके लिए पिछले दिनों माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला दिया है कि अब इको सेंसिटिव जोन जिसकी 1 किलोमीटर की दूरी होती थी, उसको घटाकर 50 मीटर कर दिया। इसके कारण से हमारे यहाँ पर काफी सारे जो काम हैं हमारे रुक गए हैं। उसको लेकर हमने भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से बात करी है और साथ ही साथ हमने यह भी तय किया है कि भारत सरकार के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में हम पुनर्विचार याचिका भी इसमें लगाने वाले हैं, जिससे कि इस क्षेत्र का सुनियोजित तरीके से विकास हो पाए। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ यह मेला बहुत ही शानदार मेला है। ये मेला चूंकि यहाँ की संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमारे लोग पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है उसको बढ़ाने वाला मेला है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि परंपरागत रूप से हमारी माताएं बहनें बहुत ही उत्साह के साथ इस मेले में शामिल हुई हैं। इसलिए मैं इस मेले को 2 लाख रुपए का अनुदान इस वर्ष के मेले के लिए दिए जाने की भी घोषणा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे वीरेंद्र सिंह पवार जी ने एक बड़ा ज्ञापन मुझको दिया है, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, नियमितीकरण की भी जो बात है, नियमितीकरण के लिए भी इस क्षेत्र में बने जो दुकान है, आवासीय भवन है, उसके नियमितीकरण की जो प्रक्रिया होगी उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के अवसर पर आप सभी का, इसमें ये इन्होंने बहुत सारी सड़कों के बारे में लिखा है। घंडियाला से सरतली मार्ग, इस मार्ग की भी जो डीपीआर बनवाने का काम निकट भविष्य में किया जाएगा। पुनः मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत आभारी हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग आए, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मेरा तो मन था कि मैं आपके साथ 2-3-4 घंटे तक यहाँ पर रहता, और आप लोग इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं, इन बच्चों के कार्यक्रम भी देखता, आपके साथ इस समारोह में भी पूरे समय रहता, तो मुझे मेरे मन को भी अत्यधिक प्रसन्नता होती। लेकिन पहले से ही मेरा कार्यक्रम लगा है। मैं आप सबके दर्शन करके मैं धन्य हो गया और एक नई ऊर्जा मेरे अंदर भी आप सब लोगों को देखकर यहाँ पर निश्चित रूप से मुझे प्राप्त हुई है। और उस ऊर्जा को लेकर जहाँ देश और प्रदेश में जहाँ भी जाना है, निश्चित रूप से मैं अपने काम को सही प्रकार से कर पाऊंगा। मैं आप सबका पुनः हृदय से आभारी हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। और 2 मिनट की प्रस्तुति